बताओ जी, कल कुछ क्या दिया था मैं? मध्यवर्ती चुनाव। ठीक है, एक था आपके पास आम चुनाव। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या था बेसिक समझिएगा। आम चुनाव कहने का मतलब ये है जो 5 साल में एक बार। ठीक है जी। और किसी कारणों से अगर बीच में टूट जाता है या खाली हो जाता है, क्या किया जाता है? मध्यवर्ती चुनाव। उसी प्रकार यहां से निकल के आता है हमारा, एक निकल के आता है आपके पास आम सदस्य, ये भी निकल के आएगा। अब उसी प्रकार यदि मान लो किसी सदस्य की मृत्यु हो जाता है तो क्या होगा? वही प्रश्न था ना। हाँ ठीक है जी, वो था हमारा उपचुनाव। ये पूछा जाता है, देखिएगा। उपचुनाव हमेशा याद रखेंगे, ये सदस्यों के लिए होता है। ये सदस्यों के लोग हमेशा याद रखिएगा। जैसे समझिएगा, किसी कारणों से कोई चुन के आया 2018 में, इनका कार्यकाल समाप्त होना था 2023 में। किसी कारणों से इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कब हो गया समझिएगा? 2020 में। तो आने वाले 6 महीने में क्या भेजेंगे हम लोग? फिर से भेज के आएंगे। जो नया व्यक्ति निकल के आएगा तो जो समय होगा उसे हम क्या बोलेंगे जी? उपचुनाव। जबकि दोनों जो होगा आम चुनाव और मध्यवर्ती चुनाव, ये रहता है आपके पास बचे कार्यकाल के लिए, उस पार्टी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और जो उपचुनाव होता है हमेशा देखिए सदस्यों के लिए हो, कोई भी मेंबर हो जाए। आप सुने होंगे ना जी, कि किसी कारणों से अगर पद खाली हो जाता है तो लोकसभा का चुनाव किया जाता है, लोकसभा सदस्य का। ये भी आप सुने होंगे, कई जगह ऐसे विधायक है जो लोकसभा बन गए हैं तो बीच में किसका चुनाव कराया? विधानसभा कराया गया था। तो हमेशा क्या होगा? बीच में जो चुनाव होगा वो होता है हमारा उपचुनाव। ठीक है। हाँ, बचे कार्यकाल के लिए तो हमेशा बचे कार्य के लिए दोनों रहेगा ना। देखिए, मध्यवर्ती चुनाव भी क्या रहेगा जी? बचे कार्यकाल के लिए। और ये भी क्या रह जाएगा आपके? बचे कार्यकाल के लिए। याद है कि केवल 2 ही पद है जो हमेशा 5 साल का रहेगा। वो कौन सा? आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जब भी हो जाए। बाकी नहीं, हमेशा बचे कार्यकाल के रहेगा। ठीक है। अब देखिएगा अगला जो हमारा आर्टिकल था अनुच्छेद 88 काम का है। ठीक है जी, अनुच्छेद 88 समझिएगा। ये कहता क्या है? आर्टिकल 88 ये कहता है जो मंत्री हो गए ना जी, याद रखिए, मंत्री एवं जो हमारे पास रहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होते हैं? जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है। तो मंत्री और महान्यायवादी के बारे में, ठीक है जी, याद रखिएगा, संसद के अधिकार दिए हैं। संसद के अधिकार समझिएगा, संसद के अधिकार ये आपका बताया है 88 में। या ये कह सकते हैं सदनों के बारे में महान्यायवादी या मंत्री के क्या अधिकार होंगे। समझिएगा ना जी, 2 चीज समझिएगा। हमारे पास 2 सदन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। समझिएगा। तो लोकसभा वाले केवल लोकसभा में बैठेंगे और राज्यसभा वाले केवल राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक है। बाकी अन्य किसी को बैठने की परमिशन नहीं रहता है। यदि अध्यक्ष अलाउ करते हैं तो बाहर से लोग आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। तो हमेशा याद रखिए अपने पार्टी के लोग, मतलब अपने जो जिस सदन का सदस्य है वही बैठेगा, चाहे राज्यसभा वाले हो जाए या लोकसभा वाले। और जो व्यक्ति जिस सदन का सदस्य है वही क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे जो मंत्री है महान्यायवादी, इन्हें विशेष पावर दिया गया है अनुच्छेद 88 के तहत कि जो महान्यायवादी है वे संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी चाहे तो राज्यसभा में बैठ सकता है, चाहे तो लोकसभा में बैठ सकता है। तो क्या बोलूं, याद रखिएगा, महान्यायवादी, ठीक है जी, संसद का सदस्य ना होते हुए भी दोनों सदनों में बैठ सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, कुछ कार्य चल रहे तो कुछ डाउट पूछने के सलाह देने के लिए वहां पर वो जा सकता है। तो दोनों को वहां पर रखा गया है, याद रखिएगा। लेकिन महान्यायवादी, याद रखिएगा, महान्यायवादी मतदान नहीं कर पाएंगे। महान्यायवादी जो होंगे जी, इसे मत का अधिकार नहीं होगा। मत का अधिकार नहीं होगा, याद रखिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि याद रखिएगा जी, इसलिए नहीं होगा मत का अधिकार, वही लोग मत डालेंगे जो जिनका सदस्य है। तो ये इनका सदस्य नहीं है, इसलिए महान्यायवादी नहीं डाल पाएंगे। समझ आए पहला। अब अगला समझिएगा, जो हमारा मंत्री होता है, देखिए जी, मंत्री तो या तो राज्यसभा का होगा
या तो लोकसभा को होने वाला है। ठीक है, दो चीज होंगी। मंत्री कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि संसद का सदस्य हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मंत्री कहां से आ जाते हैं जी, राज्यसभा से। ठीक है, और कुछ मंत्री कहां से बन जाते हैं, लोकसभा से। लेकिन जब संसद का सत्र चलता है तो इन दोनों को, मतलब जो मंत्री है सबको अपने जो कार्य किए हैं, जहां से प्रश्न आ रहा है वहां जाना पड़ता है। अगर समझिएगा यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा से बन के मंत्री आया है और प्रश्न कहां आ जाता है, लोकसभा में, तो ऐसे तो यहां तो जा ही नहीं सकता ना। जबकि हम ये जानते हैं कि सामूहिक उत्तरदायी जो मंत्रिपरिषद रहता है किसके प्रति रहता है, लोकसभा। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना रहेगा उससे रिलेटेड होगा, ये तीनों लोग कहां बैठेंगे जी, यहां आ जाएंगे। समझ में आ गया, तीनों कहां से आएंगे, यहां से आ जाएंगे, और ये मंत्री से जो भी प्रश्न होगा यहां से चलेगा। ठीक है, याद रखिए जब भी मतदान होंगे वापस मतदान के समय अपनी जगह में आ जाएंगे, वापस अपनी जगह में आ जाते हैं। समझ आएगी जी, क्योंकि जिस सदन का जो व्यक्ति सदस्य है वही मतदान होता है। ये बताया आपका 88। उसी प्रकार समझिएगा कुछ लोकसभा के हैं, तो लोकसभा वाले मान लीजिए किसी कारणों से कहां जा रहे हैं लोग, समझिए यहां जा रहे लोकसभा वाले। ठीक है, अब यहां से प्रश्न चिन्ह पड़ रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां भी बताना पड़े, कुछ प्रश्न हो जाता है। वापस जो सॉल्यूशन देना होगा, जो डाउट होगा यहां निराकरण करेंगे, और मतदान के समय वापस ये लोग अपनी जगह पे आ जाते हैं। ये याद रखिएगा। इसी को बताया गया है कि मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार के बारे में। इसे लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, लिखिएगा, लिखेंगे अनुच्छेद 88। समझ आया कि वो बताइए मुझे। कहने का मतलब ये है कि 88 क्या बोल रहा है, मंत्री और महान्यायवादी को पावर दे रहे हैं कि जिस सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी अगले सदन में जा सकता है और कार्यवाही भाग भी ले सकता है, अपना परामर्श भी दे सकता है, लेकिन जिस सदन का सदस्य होगा वही जाके मतदान करेगा। जबकि महा जो न्यायवादी होते हैं ये किसी का सदस्य नहीं होता, इसलिए मतदान नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। याद रखिएगा, ये बताया है, और ये बहुत पूछा जाता है बार बार, एमपी इसको याद कर लीजिएगा। इसी तब पहला सबसे पता रहता है भाई, पहले सब पता रहता है, आज सब पता रहता है कि होगा कि नहीं होगा, तभी तो आएंगे ना। तो बिना सोचने कैसे आएंगे। हम कॉलेज इसको ओपन किए ना, सबको बताए थे, कल छुट्टी रख देंगे तो बताएंगे ना भाई छुट्टी होगा कि नहीं होगा, तो लोग कैसे जानेंगे। सेम यहाँ भी रहता है, पहले यहाँ रहता है 1 महीना 15 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपसे संबंधित प्रश्न यहाँ पे लगा है। इसीलिए इन सबको पृथक से हम लोग सचिवालय पढ़ने वाले हैं। सचिवालय भी आने वाला, आगे देखिएगा, सेक्रेटरीट सचिवालय भी रहता है ना, यही प्रश्न देते हैं पूरा, और सचिवालय ही प्रश्न तैयार करता है, कितना हुआ है सबका अलग अलग सचिवालय रहता है, सबको सूचना दे दिया जाता है। ठीक है, चलो लिखिए। अनुच्छेद 88 के अनुसार, अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री एवं महान्यायवादी, अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री एवं महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री एवं महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि संसद के किसी सदन का, संसद के किसी सदन का, संसद मतलब पूरा बात चले, पार्लियामेंट, सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सदस्य ना होते हुए भी उस सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया, लिखेंगे दूसरा पॉइंट। मंत्री एवं महान्यायवादी, मंत्री एवं महान्यायवादी, ठीक है, संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु
महान्यायवादी किसी भी सदन में मत नहीं दे सकते, मतलब मतदान नहीं कर सकते। किंतु महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में मत नहीं दे सकते। जबकि मंत्री जिस सदन का सदस्य है, जबकि मंत्री जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में जाके मतदान देगा। उसी सदन में जाके क्या देगा जी? मतदान देगा। इतना ही है बस। समझ आ गया? ये पूछा जाता है, प्रश्न कैसा है वो भी बता रहा हूं ना जी। निम्न में बताइए ऐसे कौन व्यक्ति है जो संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग लेता है। ये प्रश्न बनता है ना। अब जान गए, या तो मंत्री होगा या क्या होगा जी? लोकसभा, जो महान्यायवादी। एक प्रश्न और बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद का क्या बनता है जी? सभापति बन जाता है, आपका उप राष्ट्रपति। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। समझ आ गया? तो ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि मंत्री को बताया जा रहा है जी, याद रखिएगा, समझिएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह बने थे, कहां से आए थे? राज्यसभा से। जबकि जो मंत्री है पीएम किसके प्रति रहेगा? तो उत्तरदायी लोकसभा। तो इनको बराबर यहां आना पड़ेगा। समझ में आ गए? और जब भी मतदान होगा तो वापस कहां मतदान करेंगे जी? यहां करेंगे। सेम अब समझिएगा, महान्यायवादी को सलाह देना है, कुछ मांगना है तो दोनों जगह जाकर बैठ सकता है वो, लेकिन मतदान बस नहीं करेगा। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, क्या संसद का सत्र चलता है तो जनता जा सकते कि नहीं? पूछे होंगे आप। ये भी प्रश्न बनता है, यदि विधानसभा चल रहा है क्या जनता भाग ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? सुनिए ना जी। या आपका जो सम्मेलन चलता है, जो समिति का जो सम्मेलन चलता है नीचे स्तर पर, क्या जनता से भाग ले सकते कि नहीं ले सकते? देखिए, जनता भाग नहीं ले सकती, सीधा बोला गया है, जनता भाग नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उनके मेंबर है ही नहीं। लेकिन उनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति अलाउ करते हैं, जाके बैठ सकते हैं, उनके ऊपर है। नॉर्मल ऐसे कंडीशन में वो जाके नहीं बैठ सकते। सीधा बोलता है कि संसद की कार्यवाही में भाग क्या जी? लेना प्रतिबंधित है। लेकिन कुछ कारण हो गया या जनता की प्रतिक्रिया जानना है तो वहां पे बुला लिया जाता है कि आपकी राय कैसा है जानने के लिए। समझ आएगी जी? जैसे कि समझिए कुछ नया बिल लाना रहता है तो क्या करते हैं, उसे जनता के बीच रखा जाता है। विचारधारा क्या है? जैसे कि नया बिल अभी आ रहा है, एक समान संहिता, समझिएगा, एक समान संहिता, जिसे हम लोग यूसीसी के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। अब कहने का मतलब ये हमारे दो राज्य में लागू है, एक है हमारा एक उत्तराखंड और एक है हमारा गोवा। अभी होता क्या चाहिए, ये प्रावधान कर रहा है कि जितने भी जो धर्म है सभी धर्मों के लिए हम एक कानून बनाएंगे। वो कानून किसमें होगा जी? सिविल के लिए। सिविल कहने का मतलब है संपत्ति हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया या उत्तराधिकार के मामले में बोल रहे हैं। ठीक है, सब में करना चाह रहे हैं। अब देखिए, इस संहिता को लेके देखा जाए, हमारा देश कैसे बहु धर्म वाले, देखिएगा, हिंदू कुछ अलग मान्यता होंगे, ईसाई का अलग मान्यता है, मुस्लिम का अलग मान्यता है, आपस में टकराव हो जा रहा है। ठीक है जी। तो अब अगर इसमें जो प्रावधान किया गया होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम अचानक से ऊपर लागू कर दिए जाएंगे। तो इसलिए ऐसे विधेयक को जनता के बीच रखा जाता है विचार जानने के लिए। ठीक है, अब विचार कैसे जानेंगे? या तो जनता भी सर्कुलेशन करा दीजिएगा या संगोष्ठी करी जगह जगह पे विचार लिया जाता है, या क्या करते हैं, प्रत्येक धर्म का जो धर्म प्रमुख होता है उन सबको बुलाया जाता है और वहां चर्चा किया जाता है। तब जब दो चीज किया जाता है, या क्या करेंगे, प्रत्येक धर्म का धर्म प्रमुख बुलाया जाएगा, जितने भी मात्रा में हो जाए, या 10 बुला ली या 20 बुला ली। ठीक है जी। या क्या करेंगे, जनता के बीच रख लिया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है कि जनता की राय क्या है, उसके बाद सरकार को मिल जाता है। जैसे कि आप कोविड के दौर पे देखेंगे, सरकार ने कुछ बिल लाया था, 3 बिल, जानते हो,
उसे सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि वो जनता के हित में नहीं था। उसी प्रकार यदि अचानक से इसको ला दिए, जरूरी है आज के दिन देखा जाए, लेकिन अगर अचानक से लागू कर दिया तो लोगों को कैसे करेगी, क्योंकि जो चले आ रहे 75 साल से वो आक्षेप लग जाएगा उसके धर्म में। और जबकि समझिए कि हमारे पास जो 25 से लेकर 28 हमारा कैसा है, धार्मिक अधिकार है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं अचानक से अगर कर देंगे तो इसमें क्या मिलेगा जी, हो सकता है किसी धार्मिक अधिकार है उसमें क्या मिले, हनन हो जाए। इसीलिए एक एक लागू नहीं करना पड़ेगा, इसे सभी धर्मों से चर्चा किया जाएगा कि दिक्कत क्या होगा। इसीलिए अगर इसको लागू करना होगा, आसान भी नहीं ना, याद रखिएगा जी। दूसरी बात, अब हमारे यहाँ धर्म की राजनीति चल रहा देखा जा रहा है, तो है कि नहीं है, तो अगर ये लागू किया जाए धर्म राजनीति कैसे चलेगा यहाँ पर, तो सभी वर्ग खपा हो जाएंगे ना। चलो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि बहुसंख्या कौन है, हिंदू वाले हैं, ठीक है, तो हिंदू वाली चलो मानते हैं, तो हिंदू में 2 गुट तो बताया हुआ ना यहाँ पर, तो बाकी जो अन्य और खिलाफ हो जाएंगे तो रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ चला जाएगा। इसीलिए से एक एक करके लागू किया जाएगा, है कि नहीं ऐसे कहकर। हो सकता है धीरे धीरे करके एक एक राज्य में लागू किया जाए, जैसे भी उत्तराखंड लागू किया है, गुजरात वाले ने प्रावधान पारित कर दिया है, और किसी जो वहां के जो उच्च न्यायालय है वहां के न्यायाधीश भी कमेटी बना दिया है। हो सकता है आने वाले समय छत्तीसगढ़ वाले भी लागू कर दे। तो ऐसे क्रमिक रूप से किया जा रहा है ताकि किसी को विरोध ना होगा, ठीक है जी। तो याद रखिए ऐसे चीजों में जनता की भागीदारी चाहते हैं, जहां पर जनता की भागीदारी हो वहां पे क्या करते हैं, जो हमारे जो स्पीकर होते हैं वो अलाउ कर देते हैं, आइए अपना मत दीजिए सके। समझ आ गए, यहाँ ऐसे मामलों वहां पर चर्चा होता है, याद रखिएगा। समझ आएगा जी। तो आप समझ गए कि जनता क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि जनता समझे, जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कानून बनता है वो सदन में ही बनेगा, और किसके लिए जी, जनता के लिए बनेगा। लेकिन ऐसा कानून जो जनता के हित में है, जनता को इनवाइट किया जाता है, और पावर किसके पास है, केवल अपने अपने सदन के स्पीकर के पास। लोकसभा के मामले में क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के मामले में कौन हो जाएगा, राज्यसभा आपका अध्यक्ष। चलिए आगे देखिए, चलिए अगला समझते हैं। अब बताया गया है सभापति एवं उपसभापति के दायित्व क्या क्या होंगे, समझिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट समझिएगा। अनुच्छेद 88 ये कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा एवं उपसभापति होगा। मैं एक एक समझिएगा फिर लिखाऊंगा, तो ठीक है। अनुच्छेद 89 क्या बोल रहा है, राज्यसभा का एक सभापति होगा और क्या होगा जी, उप सभापति। उसी प्रकार अनुच्छेद 90 कहता है कि राज्यसभा का क्या होगा जी, यदि उप सभापति को पद से निकाला जाए तो कैसे रिक्त होगा, ये बताया है 90 में, ठीक है। उसी प्रकार 91 ये कहता है कि जो सभापति होंगे उनके कर्तव्य क्या होंगी, और जो सभापति जो भी काम करेंगे उनका कर्तव्य क्या होगा, ये बताया है 91। जबकि 92 क्या कहता है, 92 ये कह रहा है कि सभापति और उपसभापति को पद से निकालने के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन होगा, उस कंडीशन में वो कभी भी सदन का पीठासीन अधिकारी ना होना या नहीं होगा। ये किसे बताया है, 92 में बताया है। एक ही पॉइंट है, एक ही चीज बताता हूं आपको। फिर क्या बोल रहा है ये, 89 सभापति उपसभापति के बारे में है। 90 क्या कहता है कि उपसभापति को कैसे आप पद से निकालोगी, क्योंकि सभापति कौन है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, उसको आप नहीं निकाल पाओगे, वो अलग तरीका है। 91 क्या कहता है, कर्तव्य बताया, कर्तव्य किसका होगा जी, सभापति की, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि 92 क्या कहता है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो सभापति और उपसभापति को निकालने के लिए विचाराधीन है, उस कंडीशन में वो संसद का क्या नहीं होगा जी, संसद का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ये बताया 4 आर्टिकल। अब एक एक देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 89 ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलता है, राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति, ये प्रावधान किया गया है 89। तो इसका समझिएगा, अनुच्छेद 89 का उपखंड 1 क्या कहता है, समझिएगा जी।
ये कह रहा है कि राज्यसभा का क्या होगा जी? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा क्या होगा? सभापति। तो हम जानते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति। ये बता दिया है, समझ में आ गया? स्टार्टिंग तो बता दिया था। तो राज्यसभा का सभापति हमेशा कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति। इसीलिए कहते हैं उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? पढ़े हम लोग, पदेन सभापति। समझ आया कि नहीं? जैसे कोई भी व्यक्ति, आप में से भी यदि कोई उपराष्ट्रपति बन जाते हो तो कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा? आप राज्यसभा के क्या बन गए? सभापति। और आपको इसी सभापति होने के नाते आपको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाता है। समझ आ गया? तो समझे उपसभापति, ठीक है जी। अब यहां पर उपराष्ट्रपति क्या हो गए? सभापति। ये चर्चा किया गया आपका 89(1) में। जबकि 89(2) क्या कहता है? ये कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणों से कहां चले, कहीं चले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? राज्यसभा के लिए उपसभापति का क्या करें? निर्वाचन। उपसभापति का क्या करेंगे जी? निर्वाचन। तो बोला जाएगा उपसभापति का निर्वाचन किसने बताया गया है? 89(2) बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जी, उपसभापति कौन होगा? हमेशा जो उपसभापति होगा ये राज्यसभा के सदस्यों का ही होगा, राज्यसभा के सदस्यों से ही होगा। समझ आएगा? कौन होगी? राज्यसभा के सदस्यों में से है कोई एक होगा, में से कोई एक। हमेशा याद रखेंगे कौन होगा जी? उपसभापति जो होगा राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को। मतलब 250 लोग आपस में मिलकर तय करेंगे कि ये व्यक्ति हमारा क्या है जी? उपसभापति। तो पूछेंगे ना जी, तो उपसभापति की नियुक्ति कौन होगा? कहां से होगा? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। कैसे करेंगे? एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति से हमेशा हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, 89 कहता है सभापति एवं उपसभापति के बारे में, जबकि 89 के 1 कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमेशा उप राष्ट्रपति। जबकि 89 का 2 कहता है कि राज्यसभा के लिए कौन उप सभापति हमें वाइस रहना चाहिए। वाइस स्पीकर का नाम जानते हैं, तो कौन होगा जी? या डिप्टी स्पीकर कहते हैं, ठीक है जी। वो कौन होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अब समझिएगा, इसी में पैनल भी बताया गया है। पैनल क्या कहता है? यदि किसी कारणों से सभापति एवं उपसभापति कहीं चला गया है तो कौन होगा? इसी को कहा जाता है उपसभापति, नहीं उपसभापति कौन? सभापति एवं उपसभापति के पैनल। क्या कहते हैं? पैनल। तो सभापति उपसभापति का पैनल है। कई बार होता है ना जी कि दोनों के इमरजेंसी, दोनों पद चला गया है, तो कौन अध्यक्षता करेगा? इसीलिए इसके पैनल में याद रखेंगे 10 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10 लोग। ठीक है, अब इस 10 लोगों में से याद है सबका वारिता क्रम तय रहता है। समझिएगा, सबका क्या रहता है जी? वारिता क्रम तय रहता है 10। समझिएगा, एग्जाम्पल में जैसे पहला नंबर में कौन आ गया आपके पास? सचिन, ठीक है जी। दूसरे नंबर में आ गया है लारा, तीसरे नंबर में आ गया है निर्मला। समझना है ना, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और चौथे नंबर में एक आया क्रांति देवी, आपको समझना है। ये इतने लोगों का पैनल है। ऐसे करते करते 10 लोगों का पैनल दिया गया है। तो समझिएगा इनका नंबर कैसे आने वाला है। कई बार क्या होता है, सदन इतना लंबा चला जाता है कि लोग अध्यक्षता करते करते थक जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे अगर सभापति है तो उपसभापति अध्यक्षता नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो इसके एब्सेंस में कौन आने वाला है जी? उप सभापति। लेकिन सेशन इतना लंबा चलता है कि लोग उब जाते हैं, तो क्या करते हैं? ये बोलेगा भैया मैं भी नहीं जा रहा हूं, मैं भी क्या जा रहा हूं जी? आराम करने। कौन आ जाएगा? सचिन। हमेशा देखेंगे। अब किसी कारण से अगर सचिन भी थक गया, अगला घंटे कौन आ जाएगा? लारा।
हमेशा क्रम होगा। अब समझिए, उप सभापति नहीं रहा, उप सभापति नहीं रहा, सचिन नहीं है, लारा नहीं रहा या निर्मला नहीं रहा, तो अगला नंबर किसका आ जाएगा? क्रांति दी। ये क्रम बना रहता, उसी क्रम के अनुसार से क्या करेंगे? अध्यक्षता होता है। तो इसे जो क्रम बना, इन दोनों को छोड़कर जो क्रम बना 10 लोगों का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सभापति का पैनल। समझ में आ गया जी? ये दोनों में मिलेगा, लोकसभा भी मिलेगा, राज्यसभा भी मिलेगा। तो आप देखोगे सदन जब चलता है, ठीक है, तो अध्यक्ष हमेशा बदलते रहता है। समझ आया? बदलता कैसे है? ऐसे बदलेगा। अब डिसाइड करता है, सुनो जी, इस पैनल में ना, मतलब ये कह सकते हैं कोई भी पार्टी का सदस्य हो सकता है, कोई भी पार्टी का। हमेशा याद रखेंगे, देश क्यों लिख रहा हूं जी? सदस्य, कोई भी पार्टी का क्या हो सकता है? सदस्य। जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी से आ जाए। समझ आ गया? अब समझिएगा, हर का नेतृत्व करता है, याद रखिएगा, यही सदस्य रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये काम कब करेगा? तो ध्यान दीजिए, काम कब करेगा? जब सभापति और उपसभापति दोनों एब्सेंट है, तब काम करेगा। हमेशा याद रखिएगा जी, अगर सभापति है या उपसभापति है, ये नॉर्मल क्या माना जाएगा? सदस्य माना जाएगा। यहां तक कि सभापति के मतलब प्रेजेंट में उपसभापति भी नॉर्मल सदस्य की भांति ही रहेगा। समझ आ गया? लेकिन इतने में से कोई भी क्या बन जाता है? सदन का अध्यक्ष बन गया, सभापति हो गया, तो याद रखिएगा जी, हमेशा ये लोग क्या मतदान देंगे? निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देते हैं। हमेशा याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, इतने जो पैनल बन के 12 लोगों को पैनल है मान लीजिएगा, किसको मिला के? सभापति, उप सभापति और 10 ये लोग हो गए। इन सब के द्वारा जब भी पद में रहेंगे ना, याद रखिएगा क्या देंगे लोग? हमेशा निर्णायक मत। निर्णायक मत क्या होता है कि जो विधेयक है उसमें बराबरी आ गया है, तो बराबरी का फैसला कौन करेगा जी? सभापति। जिसके पक्ष में हाँ बोल दी वह कानून बन जाएगा, या उसके पक्ष में ना बोले वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए क्या कि निर्णायक पद, मतलब जिसके मत से क्या हो जाएगा? निर्णय आ जाए, तो क्या करे इसे? निर्णायक मत है ना, पद नहीं हो गई, निर्णायक मत। ठीक है, याद रखिए, निर्णायक मत होगा देगा। ठीक है, तो हमेशा देखिए, सभापति उप सभापति जो पैनल में होते हैं, ये लोग क्या देते हैं? हमेशा कास्टिंग वोट देते हैं या निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। ये पूछा जाता है। कास्टिंग वोट होता क्या है जी? हमेशा देखेगा, जो किसी के पक्ष में निर्णय ला सकता है, निर्णय कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कास्टिंग वोट बोला जाता है। ठीक है, समझिएगा। लेकिन यदि सभापति अगर रह गया तो बाकी लोग नॉर्मल, उस सदन के नॉर्मल सदस्य माना जाएगा। उस कंडीशन में नॉर्मल मतदान भी करेंगे। समझ में आ गया है? ये पावर कब मिलेगा निर्णायक मत का? इन्हें उनके पद में आना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा? निर्णायक मत। समझ आया सबको? चलिए अगला। तो ये था हमारा 89 कंप्लीट। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो आने वाला है हमारा। समझिएगा, पूछिएगा जी। ठीक है, 90। अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 90 क्या कहता है? हम ये जानते हैं कि सभापति को पद से आप नहीं निकाल सकती। एग्री करते हो नहीं करते हो? संविधान में कहीं प्रावधान नहीं किया गया आप सभापति को पद से निकालो। ठीक है, सभापति पद से कब निकलेगा? उनको राष्ट्रपति होने के ना, सॉरी, उपराष्ट्रपति होने के नाते निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या पद हमारे पास? तो 90 कहता है कि उपसभापति का पद क्या होना जी? रिक्त होना। उपसभापति का पद रिक्त होना। समझ आ गया? जबकि यही हम देखेंगे अगला, तो लोकसभा में क्या पढ़ेंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। यहां केवल क्या पढ़ रहे हैं? उपसभापति का पद रिक्त होना। क्यों? क्योंकि सभापति, याद रखिए, पूछा जाता है, सभापति उप राष्ट्रपति, ठीक है, के पद में है, तो आप सभापति को पद से नहीं निकाल सकते। अगर सभापति को निकालना होगा तो आपको उपराष्ट्रपति पे क्या लाना पड़ेगा जी? उपराष्ट्रपति के लिए बेसिक हम लोग क्या लाएंगे? संकल्प लाएंगे। संकल्प के माध्यम से हट जाता है।
ठीक है, देखेंगे तो निकालना किसे में, उपसभापति को। तो देखिए उपसभापति 3 प्रकार से पद खाली करते हैं, 3 प्रकार है हमेशा। पहला ध्यान दीजिएगा, यदि इनकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सदस्यता ही समाप्त हो गया, सदस्यता समाप्त हो जाना, समझ आएगा जी। यदि राज्यसभा मेंबर ही नहीं रहा, कौन जी, हमारा उपसभापति, तो कहां से उपसभापति बनेगा, समझ रहे हो। अब होता क्या है, बेसिक जानते हैं, उनकी आयु क्या है, 30 साल होना चाहिए, पागल ना होना चाहिए, या दिवालिया ना होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या फ्यूचर में जाकर ऐसे कुछ आपराधिक घटना घटित हो जाता है, उनके कारणों से यदि पद रिक्त हो जाएगा तो ये माना जाता है उपसभापति भी अपने पद से चला गया है, पहला। दूसरा, अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, स्वेच्छा से क्या दे, त्याग पत्र दे दिया है, और त्याग पत्र किसको सौंपेंगे जी, हमेशा याद किसको सौंपेंगे, सभापति, ठीक है। तो सभापति कौन है यहां पर, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा वहां पर रहेगा उपराष्ट्रपति। अगर भूल के भी आपने डाल दिया क्या उपसभापति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, ऑप्शन बना रहता है, अभी था, आया था रेडियो में, ठीक है, गलत है, वो उपराष्ट्रपति कभी नहीं देगा, किसको देगा, वो सभापति को, याद है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या बन चुका है, पदेन, पदेन सभापति बने ना। जबकि हम ये जानते जो त्याग पत्र देता है तो उपसभापति किसको देंगे, सभापति, ना कि उपराष्ट्रपति। हम जानते हैं कि वही सभापति क्या है, उपराष्ट्रपति, वो अलग मुद्दा है व्यवहारिक तौर पर, लेकिन जो संविधान में दिया गया वो क्या बोला गया जी, त्याग पत्र हमेशा सभापति को कौन सौंपेंगे, उप सभापति। जबकि आगे देखेंगे हम लोग, अध्यक्ष लोकसभा किसको सौंपते हैं, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको सौंपेंगे जी, लोकसभा अध्यक्ष को। यहां उल्टा हो जाता है, ठीक है, यहां केवल सभापति किसको सौंपेंगे, मतलब उपसभापति किसको सौंपेंगे, सभापति को, जबकि उपराष्ट्रपति किसको सौंपेंगे जी, राष्ट्रपति को। ये एग्जाम में रहता है, याद रखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं हम फ्लो में रहते हैं तो गलती हो जाता है, क्या सभापति उपसभापति त्याग पत्र देता था, ये वाला कूट में क्वेश्चन आया था ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो जितना थ्योरी जानोगे उतना क्लियर होगा। तो याद रखिएगा, सभापति को त्याग पत्र कौन देता है, हमेशा उप सभापति, समझ आएगा जी। जबकि उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा जी, सभापति, मतलब राष्ट्रपति। या ये कह सकते हैं कि सभापति किसको त्याग पत्र सौंपेगा, उप राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो दूसरा समझ में आ गया त्याग पत्र। तीसरा समझिएगा जी, संकल्प से निकालना, संकल्प द्वारा पद मुक्ति। अब समझिएगा, कई बार ऐसा केस आ जाता है कि उपसभापति को उस सदन के लोग निकाल देते हैं, तो निकालने के क्या लाते हैं, संकल्प लाते हैं। तो संकल्प के माध्यम से निकाला जाता है। बेसिक जो हम लोग संकल्प लाते हैं, 1/4 के लोग क्या करेंगे, संकल्प लाते हैं, किसको सौंपेंगे, स्पीकर को सौंपेंगे, मतदान कराएगा, 2/3 ला लेगा तो पास हो जाता है। यहां संकल्प लाया जाता है। इसमें एक नोट कीजिएगा बस, 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, 14 दिन पहले सूचना। जब तक सूचना नहीं दोगे तब तक कोई भी संकल्प नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो बताया है 90 में कितने प्रकार से जी, 3 प्रकार से। राज्यसभा का स्वतः क्या हो जाए, सदस्यता समाप्त हो जाए तो उपसभापति का पद खाली, अगर त्याग पत्र दे दे तब पद खाली, या संकल्प द्वारा निकाल दे तो पद खाली, लेकिन कम से कम 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। यह है उपसभापति को कैसे निकाला जाए, ये 90 में बताया गया है। समझ आया, आगे बढ़े। अब देखते हैं अगला हम लोग अनुच्छेद 91, ठीक है जी। अब ये बताया है सभापति के पद की
कर्तव्य एवं होने वाले सभापति के दायित्व या कर्तव्य क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगी। देखिए जी, इसमें दो प्रकार से बात चल रहा है। क्या बोल रहा है, यदि कोई सभापति अपने पद पे है उनका कर्तव्य क्या होगा, ठीक है पहला। दूसरा क्या आता है, यदि किसी कारणों से वे सभापति का पद खाली हो गया, जो नया व्यक्ति आएगा उनका कर्तव्य दायित्व तो क्या होगा, ये बताया है। समझ में आएंगे, दोनों एक ही चीज है। पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो सभापति है उनके पद का कर्तव्य क्या है, ठीक है। अभी चला किसी कारणों से यह उप सभापति क्या बन चुका है जी, सभापति बन चुका है, तो क्या लिखे इसलिए, होने वाले सभापति, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। होने वाले सभापति, जैसे कि उप सभापति क्या बन गए सभापति, तो उनका कर्तव्य क्या होगा ये बताया इनकैनवी में। समझ आ गया। तो ये कहता है इनकैनवी, सभापति के सभी दायित्व तो वही होंगे जो मूल सभापति निभाते आ रहे हैं। जैसे सदन की क्या करना, अध्यक्षता करना। क्या जानिए कर्तव्य क्या हो जाएगा जी, सबसे पहला सम्मेलन की क्या करना जी, अध्यक्षता। दूसरा क्या करते हैं, निर्णायक मत देना, निर्णायक मत देना। तीसरा क्या कहते हैं, सदन की कार्यवाही का क्या करना जी, संचालन। अब संचालन कैसे करोगे आप, निष्पक्ष। संचालन कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष, न कि अभी वर्तमान में जैसे किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, इन तरीके से क्या है, ये कर्तव्य बताए गए, इनके कर्तव्य होते हैं। और लिख सकते हो, सदन में अनुशासन बनाए रखना। सदन में क्या बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना। अभी सदन बैठने वाला है ना जी, देखिएगा वीडियो अच्छा लगेगा आपको, पूरा कार्टून लोग भरे रहते हैं वहां पे, सच्ची बता रहा हूं। हाँ, आपस जब झगड़ा होते हैं ना, कार्टून से कम नहीं लगते हैं। देखा करो, जानकारी मिलेगा है रिक्शो में क्या चीज लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक, और बहुत सारा है, कितना लिखेंगे, ये बेसिक याद कर लीजिएगा। ये क्या चीज है कि बेसिक काम कौन करते हैं, ये सभापति के दायित्व है, ठीक है जी, याद रखिएगा। सबसे जरूरी है भैया अनुशासन, ठीक है। ये किसी पर आरोप लगाएगा अनुशासन का ना, उसी सदन से क्या करते हैं, बर्खास्त भी कर सकते, निलंबित भी कर, सुने होंगे ना जी, इतने सदस्यों को निलंबित किया जाता है या पूरे उस सत्र के लिए निलंबित कर देते हैं, होता है कि नहीं होते हैं। फिर क्या करते हैं, विपक्ष लोग जाते हैं वहां मूर्ति बने रखे हैं, गांधी जी का अम्बेडकर के सामने विरोध करते हैं। यही चीज होता है कि वापस लिया जाए, समझ आ रहे हो। तो ये अनुशासन बहुत बड़ा चीज है, याद रखिएगा। वो लोग जो हम कह सकते हैं कि जो हथियार है कौन, अनुशासन है। आगे बढ़े तो ये हमारा क्या था, बेसिक इनकैनवी, ठीक है जी। इनकैनवी क्या कहता है, सभापति के कर्तव्य जो आने वाले होंगे या जो होने वाला जो भी होगा उनके कर्तव्य। तो पैनल हो गया हमारे पास, पैनल क्या करेगा, उन सब के बारे में बता दिया जाए, ठीक है जी। समझ आए इनकैनवी। अब समझिएगा अगला, ये थोड़ा सा है, अनुच्छेद 92। अब समझिएगा, किसी कारण से, ठीक है, सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाने हेतु कोई भी प्रस्ताव क्या हो गया है, विचाराधीन, तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगी, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगी। ये किसने बताया है, याद रखिए, ये बोला गया है 92 में। समझिएगा जी, ये क्या कह रहा है, यदि किसी कारण से सभापति या उपसभापति को
हम पद से निकालने के लिए कोई भी प्रस्ताव वहां पे ला रहे हैं, तो उस प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं, जो भी प्रस्ताव ला रहे हैं वो विचाराधीन है, विचार में लाया जाता है। जब भी ऐसा मामला होगा उस कंडीशन याद रखिएगा, वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। समझ आ गए? मतलब वह सदन की क्या नहीं कर सकता जी, अध्यक्षता नहीं कर सकता, अध्यक्षता नहीं करेंगी। ये समझ में आया? वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगी, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के किसी एक सदस्य को बोलेंगे आप क्या करो जी, अध्यक्षता करो। समझ में आ गया? अब सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो हमारे पास 10 लोगों का पैनल था, ये आया कि नहीं आया जी? ये 10 लोगों का पैनल था, भाई इसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? बताओ, सोचे कि नहीं सोचे मैं क्या बोल रहा हूं? चलो ठीक है, सभापति को एक साथ निकाल रहे हैं, उप सभापति एक साथ निकाल रहे हैं। कई केस ऐसा आ जाता है कि सभापति को पद से निकालोगे, उप सभापति क्या करते हैं, अध्यक्षता कर लेते हैं, या उप सभापति को निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन दोनों को निकाला जाए तो हम लोग पास पैनल तो है ना 10 लोगों का, सचिन नाम से क्रांति दे वो कर सकता है ना, क्यों नहीं कर रहा है? बताइए तर्क क्या होगा जी, सोचो, बताओ। नहीं पता चल रहा है? सोचो क्यों नहीं हो कर सकते? हाँ नहीं, वो तो सबको मिलेगा, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? पैनल तो है नहीं लोगों का। देखिए जी, इसका रीजन ये बोल दिया गया है, ये केवल अध्यक्षता कब करते हैं, उपस्थिति में, या सॉरी अनुपस्थिति में। ठीक है, मतलब अनुपस्थिति में हो गया और किसी कारण यदि पद खाली हो जाता है, इस कंडीशन में या ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है, ये काम नहीं करेगा। ये सहायता के लिए है। समझ आ गया? सहायता क्यों किया गया है? ये 2 लोग नहीं है तब आपका नंबर लगने वाला है। ठीक है, अब समझिएगा, ये पद ही रिक्त हो गया तब कौन आएगा? अध्यक्ष तो नहीं रहा ना भाई। अध्यक्ष ने बोला मेरे अवसर में आप मेरे कार्यवाही देख लेना, ये बोल दिया हूं। अब जो अध्यक्ष ने नियुक्त किया था वही नहीं रहा, तो काम कहां करेगा? समझ आ गया? उसी प्रकार अब क्या बोले जी, यहां पर हमारा कोई प्रस्ताव क्या लग गया, विचाराधीन लग गया है। अब संशय लग गया है, अगर मान लीजिए इन लोग क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो निर्णय है क्या हो जाएगा, पक्षपात होगा। होगा कि नहीं होगा? ये मान लो कास्टिंग में बराबर पड़ गया, बढ़ गया, तो ये लोग किसके पक्ष में डालेंगे, जो बनाए हैं। समझ नहीं समझ जी? तो अपने पक्ष में डालेंगे ना, तो इसमें क्या किया है, ये लोग नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य, ठीक है जी, कहां का, राज्यसभा का कोई भी सदस्य क्या बनेगा, अध्यक्षता करेंगे। यह प्रावधान किया गया है स्पेशल। क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब भी सभापति और सभापति को पद से निकालने के लिए विचाराधीन लाया गया है, और पॉसिबल दोनों को एक साथ भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में आता है क्या दोनों को एक साथ निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। तब क्या होगा जी, राष्ट्रपति बोलेंगे किसी भी व्यक्ति को, या बोल सकते हैं कि खड़गे साहब आप अध्यक्षता करो, तो ऐसे खुन्नस बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है चलिए कह के, और क्या करेंगे, चलो हटा दिया जाता है। समझ आ रहे हो? पूरा पावर किसके पास रहेगा, राष्ट्रपति। ठीक है जी, और राष्ट्रपति क्या सौंपेंगे, किसी भी एक मेंबर को, कहां से, राज्यसभा वाले को, उसको बोलेंगे आप अध्यक्षता करो, केवल उसी के लिए, याद रखिए, केवल उसी सम्मेलन के लिए या उसी बैठक के लिए। उसके बाद जैसे ही अगर पद से हट जाते हैं तो क्या होगा, नया निर्णय ले लेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं हटा तो वापस अपने पद पर बने रहेंगे। और इन लोग अगर पद में वापस आते हैं तो 10 लोगों को पैनल फिर से एक्टिव हो गया है। समझ आ गया जी? अब याद रखिएगा, मोस्ट टाइम पे ये है 10 लोगों को पैनल कब काम करेगा, कंडीशन एक ही है, जब ये क्या होगा जी, अनुपस्थित है तभी काम करेगा 10 लोगों को पैनल।
लेकिन यदि सभापति उपसभापति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, या कोई प्रस्ताव क्या हो जाए, विचाराधीन, उस कंडीशन में 10 लोगों को पैनल कभी भी काम नहीं करता। केवल एक ही कंडीशन, वो कंडीशन कौन सा है, सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में क्या करते हैं लोग, अध्यक्षता करते हैं। समझ आ गया जी। ये था आपका 92। क्लियर हुआ। 91 क्या कहते, फिर से बता देता हूं एक बार रिपीट। चलिए ठीक है। 89 क्या बोल रहा है, सभापति उपसभापति। देखे तो सभापति हमारे पास कौन होता है जी, हमेशा याद रखेंगे उपराष्ट्रपति। तो हम लोग क्या करें, उपसभापति को चुनते हैं, चुन लेते हैं। कैसे चुनने तरीका है, अब निकालने का तरीका किसने बताया है 90 में, तो निकालते किसको, केवल उपसभापति को ही पद से हम निकाल सकते हैं। जबकि 91 क्या कह रहे हैं, कर्तव्य बताया है। कर्तव्य किसके, सभापति का, या आने वाले जो सभापति जो भी पद में आएंगे वो उसका क्या कर्तव्य बताया गया है 91 में। और 92 क्या कहता है जी, जब संसद में किसी सभापति या उपसभापति निकालने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन में ला चुका है, उस कंडीशन में ये संसद के पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, नॉर्मल सदस्य माना जाएगा। और उस कंडीशन में अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाता है। जितना भी जो आपके जो भी आरोप लगाए हो, उस आरोप का क्या करेंगे जी लोग, अपनी बातों को वहां पर रखते हैं। ये बताया आपका 89 से लेकर 92 तक किसके बारे में जी, सभापति। अब इसी को रिपीट करो, यहां समझिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, समझिएगा जी। लोकसभा के, अब टर्म चेंज हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ये समझ में आ गया। सेम आर्टिकल है, बदल जाएगा। यहां 89 पढ़े थे, खत्म कब हुआ था, ये हमारा 92 होगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 93, ये वाला क्या होगा हमारा 94, और ये वाला हो जाएगा हमारा 95। समझ आ रहे हैं। 92 क्या कहेगा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ये समझ आया जी, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, ये 93 होगा ना, हाँ ये 94 होगा, ये 95 होगा, और ये 96। ठीक है, याद रखेंगे। तो 93 क्या कहता है, नया पेज ले लेता हूं जी, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक क्या है हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो हमारा 93 है, ये कहता है कि लोकसभा का क्या होगा जी, एक अध्यक्ष होगा एवं एक क्या होगा, उपाध्यक्ष। समझिए, प्रावधान किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति क्या होता है, हमेशा आम चुनाव के बाद। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है जी, आम चुनाव के बाद। आम चुनाव के बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अध्यक्ष चुनेंगे, और एक अध्यक्ष के बाद एक क्या चुनेंगे, उपाध्यक्ष। और वहां हम लोग क्या चुन रहे थे जी, सभापति एवं उपसभापति। जबकि सभापति कौन था, याद रखिएगा, हमारा उपराष्ट्रपति। यहां अलग हो जाता है, यहां हमको अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ेगा और उपाध्यक्ष का चुनाव करना पड़ता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई एक क्या बनेगा जी, अध्यक्ष, और एक क्या बनेगा, उपाध्यक्ष। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं, लोकसभा के सदस्यों में से कोई एक क्या बनेगा, अध्यक्ष, और एक क्या बनेंगे, उपाध्यक्ष। जबकि अगला समझिएगा 94। 94 क्या कहता है बताइएगा, वहां हम लोग क्या देखे थे, पद रिक्ति देख रहे थे ना। तो यहां क्या आ जाएगा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, खाली होना। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का क्या होना जी, पद खाली होना। वहां केवल कौन सा, उपसभापति था।
समझ आ रहे हो? यहां क्या पढ़ेंगे, दो लोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो इनका भी सेम तरीका है जी, समझिएगा। सबसे पहला अगर बात करें तो क्या होता है, सदस्यता समाप्त हो जाए, मानते हो कि नहीं मानते हो? सदस्यता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो कहां समाप्त होगा, लोकसभा से। समझ आ गया? अगर दूसरा की अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या हो जाएगा, त्याग पत्र, दूसरा क्या आ जाएगा, त्याग पत्र आएगा। अब चेंज हो गया, यहां पर त्याग पत्र कौन देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष। अरे एक मिनट, ऐसा करो इसे, अध्यक्ष, अध्यक्ष किसको सौंपेंगे जी, उपाध्यक्ष को, ठीक है, और उपाध्यक्ष किसको सौंपेंगे, अध्यक्ष, ठीक है, दोनों एक दूसरे को सौंपते हैं, तब पद होके क्या हो जाएगा, खाली। ठीक है जी, कौन सा अभिक्रिया लग गया यहां पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन लग गया यहां पर, याद रखिएगा। समझ आ गया? अध्यक्ष किसको सौंपेंगे, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको सौंपेंगे जी, अध्यक्ष को, तब जाके खाली हो जाता है। और तीसरा क्या लाते हैं, संकल्प, ठीक है, तो एक साथ संकल्प लाया जा सकता है। कंडीशन याद है कि संकल्प लाने के लिए आपको 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, 14 दिन पहले सूचना, ठीक है। तो 93 क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखिएगा 94 हो गया, चलिए बता रहा, 95 लिखिए थोड़ा, हो गया क्या ये, बहुत इजी जी। 95 वहां पे क्या था बताओ, वहां पे क्या था जी, कर्तव्य था। यहां आ जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष का, के पद का क्या कर्तव्य, एवं होने वाले जो आएंगे अध्यक्ष, उनका दायित्व क्या होगा। ये सब किसने बताया है, 95 में। सेम क्या करेगा अध्यक्ष, सदन की कार्यवाही करेगा, किसकी जी, अपनी सदन की। दूसरा क्या करेगा, अपनी जैसे कोई अनुशासन करेंगे तो पद से निकाल सकते हैं, मतलब जो जो अब राज्यसभा में पढ़े थे उसको क्या कर दीजिएगा, लोकसभा, ठीक है, सेम कोई अंतर नहीं है। और लास्ट 96 यदि पता हो गया है, क्या कहता है, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन, ठीक है जी, पीठासीन अधिकारी ना होना। क्यों नहीं होगा बताइए तो, क्योंकि इसके खिलाफ क्या लाया जा रहा है जी, संकल्प विचाराधीन है। और कैसा संकल्प है ही, हटाने वाला। जब भी हटाने वाला संकल्प विचाराधीन होगा उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, न इनका पैनल आएगा। सेम यहां भी पैनल देखिए, जैसे वहां पैनल थे यहां भी पैनल रहते थे, सेम कॉपी है, कोई अंतर नहीं है। जहां जहां लोकसभा आएगा, जहां राज्यसभा आया होगा आप किससे रिप्लेस कर दोगे जी, राज्यसभा को लोकसभा से। और जहां सभापति होगा उसे किससे करोगे आप, अध्यक्ष से। और जहां उपसभापति आया होगा वहां कहां, उपाध्यक्ष से। सेम है, याद रखिएगा, बाकी कल देखेंगे, ठीक है।